थैंक्स फॉर हैविंग मी। नित्य नूतन वार्ता जो एक इनिशिएटिव जो राम मोहन राय जी और उनके ग्रुप ने शुरू किया है। और हाउ डू आई मीन्स मेरी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी फ्रॉम अ कन्वेंशनल पर्सन टू टू पेरेंट्स ऑफ होम स्कूलर्स अनस्कूलर एंड अ सेल्फ लर्नर ऑफ माई तो वो जर्नी मुझे शेयर करने का आज मौका ये प्लेटफॉर्म ने दिया है। तो शुरुआत करते हैं इसकी कि सबसे पहले मेरा छोटा सा परिचय दे देता हूँ मैं कि मनीष गहलोत नाम है मेरा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आईआईटी बॉम्बे से, फिर रिटेलिंग मैनेजमेंट में एमबीए किया यूएस से, और करीबन 23-24 साल से आई एम इन कॉरपोरेट वर्ल्ड, सी लेवल एग्जीक्यूटिव। टेक्नोलॉजी में काम करता हूँ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और तो ये मेरा छोटा सा बैकग्राउंड है। मेरी पत्नी अर्चना वो भी आईआईटी से पढ़ी हुई हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में और फूड एज ए मेडिसिन के क्षेत्र में। मैं उनका सहयोग कर रहा हूँ और 2 बच्चों का पिता हूँ प्यारे से। दोनों बेटी होम स्कूल यानी 8th ग्रेड के बाद उसने कोई स्कूलिंग नहीं की और अभी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से फाइनल ईयर में है, वो बीएस साइकोलॉजी कर रही है, बैचलर ऑफ साइंस इन साइकोलॉजी। लड़का पूरी तरह से स्कूल है और वो म्यूज़िक, वीडियो गेम, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स काफ़ी कुछ करता है और अभी NIOS से उसने 10th की परीक्षा पास करी है। तो शुरुआत करते हैं कि जब हम अमेरिका में थे और जब हमने वहाँ का स्कूलिंग का स्टेटस को देखा, वहाँ का स्कूलिंग शिक्षा जो है वो बहुत ही अलग तरह से प्लान की हुई है। बहुत ही बेहतरीन उन्होंने सिस्टम बनाया था जो कि हमारे यहाँ जैसा नहीं कि जहाँ पे स्कूल को एक बिजनेस के रूप में कन्वर्ट कर दिया पिछले 15-20 सालों में। तो इसलिए वहाँ वैसा नहीं था, लेकिन वहाँ दूसरी बहुत सारी समस्याएं थी, खास करके फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स को जो डे टू डे चैलेंजेस वहाँ आते थे। और वो सोसाइटी एक बहुत डिफरेंट सोसाइटी है, यहाँ पे रूथलेसनेस का पार्ट बचपन से पढ़ाया जाता है। तो ये सब देखते हुए हम लोग परेशान रहते थे। अर्चना जी ने फिर बीच में काफ़ी रिसर्च शुरू कर दी। होम स्कूलिंग इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन अमेरिका, लेकिन वो बहुत ही एथनिकल ग्रुप तक लिमिटेड है। तो उन्होंने जॉन होल्ट और डॉक्टर केन रॉबिन्सन, ये जो वहाँ के शिक्षाविद थे, एजुकेशनलिस्ट, उनको फॉलो करके उनके सारा पढ़ना शुरू किया और वो मुझे अपडेट करती रहती थी। कंसेप्चुअली वो बड़ा मुझे अच्छा लगता था कि हाँ यार ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। और हमारी बैकिंग थी कि स्वाध्याय परिवार से हम जुड़े हुए थे और पूजनीय दादाजी पांडुरंग शास्त्री आठवले जी बड़े व्यथित होते थे शिक्षा का जो स्तर था हमारे देश में, या है अभी, कि रोटी के लिए शिक्षण केवल, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं, यानी ब्रेड ओरिएंटेड एजुकेशन, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो थ्योरेटिकली ये सब बातें बड़ी अच्छी लगती थी मुझे कि हाँ यार ऐसा करना चाहिए, लेकिन उसको करने का करेज कि यार करेंगे, हुआ तो करेंगे, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में करेंगे, इस जन्म में तो अपन तो मेरी भी स्थिति दूसरे पेरेंट्स से कोई अलग नहीं थी, जो एक्सेप्ट करता था इस बात को कि हाँ यार ये सही नहीं हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में और हमको कुछ करना चाहिए। लेकिन वही वाली स्थिति कि भाई शिवाजी की ज़रूरत है, दुनिया को आना चाहिए, लेकिन वो मेरे घर में पैदा नहीं हो, पड़ोसी के घर में आ जाए, है ना। ये माइंडसेट से मतलब नहीं यार, अपने बच्चों को तो अपन कन्वेंशनल इंजीनियरिंग या डॉक्टर बना के एंड इति श्री रेवा खंडे अपना रोल पूरा करेंगे। तो ये थॉट प्रोसेस के साथ चलते गए। लेकिन अर्चना जी, नोइंग अर्चना और उसकी जो विल पावर, पहली बात तो कि यार अपन अब भारत जाएंगे अमेरिका छोड़ के, 16-17 साल रहने के बाद
वहाँ की नागरिकता स्वीकारने के बाद ये निर्णय हमने लिया और भारत जा कर के हम काम नहीं करेंगे, कॉरपोरेट काम में नहीं जाएंगे। हम ऐसे कुछ काम करने की कोशिश करेंगे जो अनकन्वेंशनल हो। तो पहला उन्होंने कहा कि भाई मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, तो मेरे लिए वो एक शॉक था, बिल्कुल शॉक इन द सेंस कि पहले 3 दिन तो मैं कोमा में चला गया था। ऑनेस्टली बोलूँ आप सभी को कि यार बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे। और नोइंग अर्चना, जैसे मैंने कहा कि जब वो कुछ चीज़ ठान लेती है तो उसके बाद वो पीछे नहीं हटने वालों में से है। मतलब आई हैव सीन सो मेनी पीपल इन माई लाइफ, बट उसके जैसा मैंने इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट बंदी देखी नहीं कि एक बार बुद्धि में उतर गया तो उसके बाद उसको करना चाहिए। तो हमने, मेरे लिए बहुत कठिन रहा, मैं आपको सबको बहुत ही ईमानदारी से जो 2 साल 3 साल जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे जब हम भारत आए, और भारत में भी जब हमने यहाँ के स्कूलों का तलाशा और यहाँ के स्कूलों की स्थिति देखी तो एक वितृष्णा सी होने लगी अंदर से कि यार ये क्या हो गया, वेयर वी आर। एंड ये इस तरह की एजुकेशन, इस तरह की शिक्षा दे कर के हम हमारे नौनिहालों का क्या भला करने वाले हैं। तो बहुत ही मतलब ऐसा समझें कि कड़वी दवाई जैसा ये निर्णय। मैं कभी भी मेंटली इन्वॉल्व नहीं था मतलब मेरा सपोर्ट था, लेकिन झगड़े होना हमारे घर में, बात बात पे मैं ट्रैवल करता था काफ़ी मेरे काम के सिलसिले को लेकर के। जैसे वीकेंड पे आया, बच्चों से पूछना क्या किया, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम ये हो जाओगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सो आई वॉज नॉट एट पीस एट ऑल विथ माई सेल्फ। सो आई वुड कॉल कि जो पहला इन्वेस्टिगेशन रिसर्च पीरियड, जिसमें हाँ सारी बातें थ्योरेटिकली बहुत अच्छी लगती थी, कन्विंसिंग लगती थी, लेकिन करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यू नो। And that's what I was you know it is all conditioned mind। जिस तरह से हम ग्रो अप हुए हैं सोसाइटी में, एक मिडिल क्लास थिंकिंग कैसी होती कि भाई पढ़ाई करो, पढ़ने के बाद इंजीनियरिंग, मेडिकल या ये जो सेटल्ड फील्ड है इसमें जाओ, और उसके बाद आप जो है एक जॉब ढूंढो, या तो सरकारी जॉब ढूंढ लो या कोई कॉरपोरेट मल्टीनेशनल में अच्छे से, और दैट्स इट। यही एक कन्वेंशनल पाथ था, इसी से हम कंडीशन होकर के बड़े हुए हैं। और हमको हमारे माता पिता ने यही सिखाया कि भाई एजुकेशन, कोट एंड कोट आई वुड से, इज़ द ग्रेट इक्वलाइजर, यू नो। तो वो करते 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 जब इस तरह का निर्णय, इस तरह के डिसीजंस पे हम पहुँचे, एंड वी रियलाइज कि यार ये हम कहाँ आ गए। मतलब मुझे, जैसे मैंने आपको बताया कि आई वॉज नॉट एट पीस, आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप विथ ऑल दिस डिसीजन। और अर्चना मुझे हमेशा बोलती थी कि नहीं नहीं सब ठीक होगा, देखो तुम्हारे बच्चे कहाँ निकलेंगे। एंड स्लोली वी स्टार्टेड गैदरिंग। तो मेरा जो पहला फेज था रिसर्च का, दूसरा जो एंजाइटी, स्ट्रेस जिसको मैं बोलूँगा, 2 साल 2.5 साल लाइक हेल मेरे लिए भी और मेरे परिवार के लिए भी। मैं बहुत ईमानदारी से आज आपके सामने ये सब रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये निर्णय बहुत आसान नहीं होते हैं। फिर धीरे धीरे बच्चों का ट्रांसफॉर्मेशन हमने होते हुए देखा। बच्चों से ज़्यादा जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो हमारा था, मेरा था। मैं बोलूँगा कि देन आई स्टार्टेड इंटरनलाइजिंग माई सेल्फ कि यार वाई आई एम सो वरीड। ये सब जो शिक्षा है, मेरे खुद के ही कुछ काम नहीं। हमने आपको विश्वास नहीं होगा, आईआईटी में जिस लेवल का हमने मैथमेटिक्स पढ़ा है, वो मैथमेटिक्स का कहीं उपयोग ही नहीं है आज। यानी मैं कहीं उपयोग नहीं करता हूँ। जो भी सब कुछ पढ़ा उसका कहीं यूज़ नहीं। जो कुछ स्ट्रीट पे सीखा था, जो कुछ घर परिवार में सीखा था, जो कुछ दादा दादी के साथ सीखा था, वही सब काम आया, वही सब काम आ रहा है। और ये
सोचते सोचते जब इंटरनलाइज किया अपने आप को, और अर्चना जी ने जो ग्रुप क्रिएट किए थे, जिनके साथ उनका एसोसिएशन था, उन लोगों से मिला, उनकी जर्नी जब जब उन्होंने शेयर की, बच्चों ने शेयर की, उनके माता पिता ने शेयर की, कई पेरेंट्स से मिला, जानने समझने का मौका मिला। बच्चों में मैंने एक ज़बरदस्त चेंज देखा कि मेरे बच्चे दोनों सेल्फ लर्नर हो गए। मीतू ने जो ज़बरदस्त काम किया, मेरी डॉटर ने, छोटी सी उम्र में, मैं सोचता हूँ यदि वो स्कूल गोइंग होती तो उसको ये सब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, और यदि हम ये प्रयोग नहीं करते तो शायद हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर सकते थे। तो वो जो एंजाइटी, कोमा टेंशन, स्ट्रेस, उससे फिर इंटरनलाइज हुए कि रियलाइजेशन फेज पे आया फिर मैं कि यार लेट्स डू इट, यू नो, वी आर इन ए पोजीशन टू डू दैट एक्सपेरिमेंट, करते हैं। फिर मैंने सपोर्ट करना शुरू किया, अर्चना को, बच्चों को, जो भी मैं कर सकता था। सपोर्ट इन द सेंस मैंने उनका विरोध नहीं किया, दैट वुड आई वुड से, या कि और फिर क्या है, कुछ घटना ऐसी, एक छोटी सी घटना है कि मुझे आज के एजुकेशन सिस्टम के बारे में समझ में आने लगा कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में जब मैं हायर करता था लोगों को, तो वो छोटी छोटी सी समस्याओं को हल नहीं कर पाते थे। आज के जो बच्चे, आज की जो जनरेशन है, वो तैयार ही नहीं है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक दिन मैं सब्जी लेने गया हमारे बाहर, जो एक बूढ़ी औरत है वो सब्जी बेचती थी, तो टमाटर वगैरह लेने गया, तो वहाँ एक महिला अपनी बेटी के साथ आई हुई थी, एंड दे वर टॉकिंग इन, दे वर कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश। देयर इंग्लिश वॉज नॉट दैट ग्रेट, बट एज इफ यू नो, अपना सोसाइटी, अपने समाज में दिखावे की दुनिया में महिमा है भारी, उसी में फंसी है ये जनता बेचारी, ये वाली स्थिति है। तो मैंने देखा कि वो लड़की ने आलू पहले डाल दिए, वो डाले टमाटर थैली में डाल दिए और आलू डाल दिए, तो सारी भारी भारी सब्जी टमाटर के ऊपर डाल दी। फिर क्या हुआ कि जब कुछ बात हुई पैसे को, लेन देन को लेकर के, तो वो उसकी माँ ने, लड़की की माँ ने कहा कि आप जानते हो मेरी बेटी MBA कर रही है बहुत अच्छी जगह से। तो वो बूढ़ी दादी जो सब्जी बेचती थी, उसने बोला, उसका जवाब सुनने लायक था कि हाँ, वो तो मैं तभी समझ गई थी जब इसने टमाटर के ऊपर आलू रखे थे थैली में। ये स्टेटस को है। एक घटना और सुनाता हूँ आपको कि एक बुजुर्ग से दिखने वाले गांव का किसान जो बस में यात्रा कर रहा था, और उसको 2 पढ़े लिखे नौजवान छेड़ रहे थे। तो वो दादा ने कुछ गीता के कोट करे, तो वो बोले, अरे दादा तुम तो अनपढ़ हो, ये अनपढ़ होकर के कहाँ गीता के चक्कर में पड़े हुए हो। तो दादा का जवाब सुनने लायक था कि अनपढ़ मैं नहीं हूँ भैया, अनपढ़ तुम लोग हो। तुम्हारी पढ़ाई अन्न कमाने के लिए ही की है। मेरी पढ़ाई, हाँ, अनपढ़ की डेफिनेशन मुझे उस दिन समझ में आई कि जिसकी पढ़ाई अन्न कमाने के लिए ही हुई है वो सच्चे अनपढ़ हैं। तो ये इस तरह के सब आई ओपनर से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ऑफ कोर्स, you know, swimming against the flow is always bring lot of uncertainty. तो फिर एक फेज शुरू हुआ अनिश्चितताओं का कि जब आप एंटर होते हो इस तरह के फील्ड में कि अब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, हम लोगों ने जॉब छोड़ने के प्लान कर लिए, अब कुछ ऐसे फील्ड जो अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी जिसको मैं बोलता हूँ कि जो हमने कभी किया ही नहीं था, जैसे किसानी, खेती करना। तो अर्चना जी ने कहा कि यार हम अपना फूड क्यों नहीं उगाएं, कि जब विनोबा भावे, गीता जी, पूजनी दादाजी, गांधी जी, इन सब की फ़िलासफ़ी पढ़ना शुरू करी, तो एक समझ में आई कि भाई आज सारी समस्याएं दुनिया में श्रम से बचने की है, कि आज हम सब लोग श्रम करना ही नहीं चाहते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, अब भी फ़िलहाल मेरा जो घर बन रहा है उसमें आज 2 बेलदार नहीं आए, तो अब भी मैं करीबन 2-2.5 घंटे का एकदम बढ़िया श्रम करके आ रहा हूँ
मतलब बिल्कुल तगारी उठाई है, ईंटें ऊपर पहुंचाई है उठा उठा के। और मैं अपने आप को मनरेगा फिट बोलता हूँ कि भैया 8 घंटे आज मैं श्रम कर सकता हूँ यदि उसकी आवश्यकता पड़े तो धूप में। यू नो, जीवन जीवन में जो सब कुछ, जो सबसे ज़्यादा कांस्टेंट है वो अनिश्चितता ही है एक्चुअली। ये लाइफ इज़ चेंजिंग, द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग कॉन्स्टेंटली एंड वी आर अननेसेसरीली वरीड अबाउट। और हम हमेशा एक निश्चित ज़िंदगी, एक ढर्रे वाली ज़िंदगी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं एंड विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, विच इज़ नॉट इन आवर हैंड। और जब उसके परिणाम, ये सारे जो निर्णय हमने लिए उसके परिणाम धीरे धीरे हमारे जीवन में आने लगे तो तसल्ली होना शुरू हुई, पीस मिलना शुरू हुई। तो पहली तसल्ली हुई जब हमारी बेटी ने बिना किसी 10th और 12th के विश्व की टॉप 5 यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन करवा के दिखाया अपना। दैट वाज अ मोमेंट व्हेन आई रियली, मेरे आंखों में आंसू थे कि यार दिस इज़ अमेजिंग, यू नो। मैं तो निश्चिंत था ही नहीं उस समय कि ये क्या होगा इनके बच्चों। पर जब 5 यूनिवर्सिटी से उसको आया और उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने उसको स्कॉलरशिप से बुलाया वहाँ पे पढ़ने के लिए। NYU जैसी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रैंक नंबर 5, मैं अभी भी वो सब बातें करता हूँ, और NYU इज़ रैंक 20। ये 2 टॉप यूनिवर्सिटी में उसको कॉल आ गई और हो गया साहब उनका सिलेक्शन और चली गई वो पढ़ने। और आज बढ़िया पढ़ाई करी, काफ़ी सारा काम करते करते 2 स्टार्टअप की फाउंडर बन गई हूँ एक छोटी सी उम्र में। इतना कॉन्फिडेंस, इतना ज़बरदस्त उसको कि आज मेरी बेटी हमारे ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंसी नहीं है उसकी। आज वो 21 साल की है लेकिन 18 साल से वो शी इज़ ऑन हर ओन एंड शी इज़ पेविंग हर पाथ ऑन हर सेल्फ, यू नो। और जितनी उसकी रीडिंग, स्टडी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवर कल्चर, यू नो, बड़ा आश्चर्य होता है कि गीता, रामायण, उपनिषद, वेद, स्मृतियाँ, ये सब जो जिसके नाम भी आज के बच्चों को पता नहीं है, मेरी बेटी ने उसका अध्ययन किया, विश्व के बहुत सारे रिलीजन की कंपैरेटिव स्टडी करी। तो ये सब चीज़ें तसल्ली देती है, शांति देती है, संतोष देती है फॉर श्योर। मेरे लिए क्या हुआ कि आई वॉज, ट्रस्ट मी गाइज, दैट आई नेवर इन माई लाइफ फॉर पास्ट 20 years स्टेड इन ऑलवेज 5 star और 7 star होटल। इससे नीचे मैं कभी, आई वॉज लाइक अ स्टार परफॉर्मर इन माई करियर। अमेरिका में जाने के बाद तो और हमारा ईगो बिल्कुल इन्फ्लेट हो गया कि भाई हमको तो सिर लगे हैं, हाँ मतलब हमको सिंह हैं और किसी को कुछ समझना नहीं। यही लाइफ हमने जी थी, एकदम ग्लॉसी लाइफ जिसको मैं बोलता हूँ, एकदम 5 star and a top consultant in IT, getting top paying dollars all the time. Me and Archana both. पर अर्चना वॉज ऑलवेज ग्राउंडेड, मैं इतना ग्राउंडेड नहीं था, यू नो। मेरे लिए वो एक लाइफ थी पूरी तरह मटेरियलिस्टिक लाइफ, और उससे ट्रांसफॉर्म होना एक ऐसी लाइफ में जहाँ पे हम हमारे इमोशनल एस्पेक्ट को और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भी एड्रेस करने में थोड़ा सा कठिन तो था। पर आज मैं बोलता हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी विथ द डिसीजन दैट आई वॉज वेरी अनसर्टन अबाउट। जो पहला डिसीजन था कि अमेरिका से वापस भारत लौटना, वहाँ से सब कुछ बेच बाच के, और वो भी इंदौर जैसी सिटी में जा कर के रहना जहाँ पे मेरे लिए कुछ था ही नहीं करने को, देखा जाए तो जो मेरा एक्सपीरियंस था, एक नई शुरुआत करना पूरी तरह से। 17 साल जब आप किसी देश से बाहर रहते हो, वो भले ही अपना देश हो, एक ट्रांजिशन तो होता है, मतलब वो जिसको प्रसव पीड़ा आप बोल लो, और वो बहुत कठिन होती हैं। और हमारे लिए इंदौर जैसी सिटी में आकर के, जो कस्बा जैसा जगह थी, वहाँ सेट होना, एडवांस एक देश जो तकनीकी रूप से और आधुनिक रूप से बहुत संपन्न, भव्य जिसको मैं बोलूँगा, इतनी भव्यता अमेरिका है था उस समय, अभी कैसे ये मुझे अभी पता नहीं, पर
वो सब छोड़ करके यहाँ आना और यहाँ एकदम सिंपल सी लाइफ जीना, सो दैट लॉट ऑफ इंटरनलाइजेशन एंड बट आज मैं बहुत खुश हूँ अपने वो सारे निर्णय से कि, और अर्चना जी ने जो पिछले 4-5 साल में किया है, और ज़बरदस्त उसमें सबसे ज़्यादा मुझे जो मेस्मराइज़ करती है वो मेरे छोटे बच्चे की, जो अभी 15 साल का है, उसमें जो मैच्योरिटी आई है, मतलब आई मीन ही कैन टॉक टू यू ऑन एनी सब्जेक्ट लाइक एन एडल्ट, और उसकी जो बैंडविड्थ है इंटरेक्शन की वो इतनी ज़बरदस्त है कि वो एक छोटे से बच्चे के साथ भी बड़े मज़े के साथ खेलता है। छोटे से बच्चे से मेरा मतलब है कि 7-8 महीने का, 9 महीने के बच्चे के साथ, और वो एक 60 साल के बुजुर्ग के साथ भी ज़बरदस्त बात करता है एंड सेल्फ सफिशिएंट है। अभी 15 साल का बच्चा, आई एम सो कॉन्फिडेंट कि ही कैन टेक वर्ल्ड विथ हिज लेफ्ट हैंड, यू नो। 3 साल से वो अपने खर्चे निकाल लेता है, वो फोटोग्राफी की वर्कशॉप लेता है, वो फिल्म मेकिंग की वर्कशॉप लेता है, वो प्रोग्रामिंग कोडिंग वगैरह में अब मेरे से डिस्कशन करता है, एंड ही इज़ अ कंप्लीट सेल्फ लर्नर। मुझे और अर्चना को कभी भी उसको लेकर के कुछ सिखाने के लिए बैठना नहीं पड़ा। ही इज़ लर्निंग एवरीथिंग विथ वॉट एवर रिसोर्सेज अवेलेबल, और यू नो दुनिया से सीख रहा है, ज़िंदगी देख करके सीख रहा है। इसकी मैं बात करूँ तो मेरा जो बचपन है उसमें कहीं इसके शायद बीज मेरे सबकॉन्शियस में डले होंगे। तो मेरे पिताजी टीचर थे, स्कूल टीचर, और बहुत कड़क टीचर थे और मूल्यवादी थे। मैं उनको ये बोलूँगा कि उन्होंने अपने मूल्यों के साथ कोई समझौता कभी नहीं किया। मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि वो कभी भी सेंसेक ड्यूटी और इलेक्शन ड्यूटी में गए नहीं। जो सरकारी स्कूल के टीचरों को आज हमारे यहाँ जो लगा दिया जाता है, कोई भी काम हो गवर्नमेंट का तो सरकारी स्कूल के टीचर वहाँ लगा दिए जाते हैं, वो बना कर देते थे कि ये मेरा काम नहीं है। और वो जो गर्मी की छुट्टियों की तनख्वाह नहीं लेते थे। तो ये सब वैल्यूज़ हमने बचपन से देखी, और बचपन काफ़ी कठिनाइयों में गुजरा हमारा। इस वजह से एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, 1000 स्क्वायर फीट के टोटल लिवेबल स्पेस में करीबन 30-35 लोग रहते थे, चाचा जी, ताऊ जी, सबके बच्चे। और इस तरह से हमारी पढ़ाई लिखाई सबके साथ हुई, अपब्रिंगिंग हुई। इट वाज अ टफ चाइल्डहुड, आई वुड से, नो रिग्रेट दो, क्योंकि उसने इतना कुछ सिखाया। और एकदम जिसको बोलते हैं कि ज़िंदगी में मुझे लगता है मुझे कोई चीज़ हैरान नहीं कर सकती कभी भी, कि कुछ भी उठा पटक हो, कुछ भी अप्स एंड डाउन्स हो, तो हम उसको हैंडल कर सकते हैं बहुत अच्छे से। एज ए फैमिली, एज एन इंडिविजुअल, मुझे नहीं लगता कि यू नो दैट इज़ ऑफ एनी चैलेंज टू अस। दुनिया में हम कहीं भी जा कर के फिर से सब कुछ खड़ा कर सकते हैं। ये एक आत्मविश्वास शायद मुझे वो बचपन से जो मेरी अपब्रिंगिंग हुई है उसमें हुआ है। रिसोर्सेस के लिए रेस्पेक्ट खड़ी हुई, और शायद वो सब बातें उसने मुझे पर्यावरण के लिए सेंसिटिव बनाया कि यार हम जिस तरह से दोहन कर रहे हैं अपनी मदर अर्थ का, वो सही नहीं है। और हम लोगों ने एज ए फैमिली काफ़ी सारे पेड़ों को बड़ा किया है चुपचाप, अभी भी कर रहे हैं। काफ़ी हम वृक्ष वनस्पतियों से प्रेम करते हैं, और उसको हम धर्म समझते हैं कि वृक्ष में वासुदेव। ये हमारे संस्कार हमको दादाजी से मिले, पांडुरंग शास्त्री आठवले जी से, कि और इन्वायरमेंट के लिए सेंसिटिव बने हम लोग। तो पानी को कैसे बचाना, उसका रिसाइकलिंग कैसे करना, ये सारी चीज़ें हम हमारे जीवन में कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम हमारा भोजन खुद उगाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें कुछ हद तक सफल हो गए हैं,
कि हमको बाहर से कुछ भी लाने की अब आवश्यकता है नहीं। हमारी बिजली हम खुद उगा रहे हैं। हमारे घर में हमने सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना बनाई है। वाटर पूरा रिसाइकल कर रहे हैं, रेन वाटर को स्टोर कर रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रेन वाटर स्टोरेज दोनों। तो किसी को भी आप लोगों को कुछ आवश्यकता हो इस मसले पे बात करने की, तो वी आर वेरी हैप्पी टू एक्सटेंड आवर कोऑपरेशन, कि आप किस तरह से वो टैंक वगैरह डिज़ाइन करना, वो सब ये सारा मतलब मैं बोलूँगा कि पिछले 6-7 सालों में इट ऑल स्टार्टेड इन 2011 एंड नाउ द कंप्लीट डीकंडीशनिंग मैं बोलूँगा कि हो चुकी है। जो हम शिक्षा के क्षेत्र में सोचते थे, जो हम पर्यावरण के क्षेत्र में सोचते थे, खुद जीवन में किया, करने की कोशिश की, और उसके बाद ये सब बोलना हमने शुरू किया। 2017 में एक और ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। एक पवन कुमार जी ने प्रश्न भी, मैं आधी रोटी खा कर के भी तेजस्वी जीवन जी सकता हूँ, ये विचार इस भूमि पे प्रैक्टिस हुए हैं। हमारी भारतीय भूमि पे डायरेक्ट प्रयोग मानव के ऊपर हुए, चूहों पे हमने करे ही नहीं प्रयोग। हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, अभी रिसेंटली पूजनीय गांधी जी, आज प्रातः स्मरणीय गांधी जी अहिंसा का कितना बड़ा प्रयोग करके गए, सीधा मानव के ऊपर, यू नो। तो ये भूमि वो रही है, प्रयोगों की भूमि रही है। पर आज पता नहीं क्या हुआ कि हम इस वेस्टर्न चकाचौंध में हमारी भारतीयता भूल गए हैं, यू नो। जो हमारी असलियत है वो भूल गए हैं। आज हमारी स्थिति कैसी हो गई है कि यार हमारे फर्नीचर पे धूल चढ़ता है तो क्या फर्नीचर फेंक देते हैं क्या, है ना? उसको आकर के साफ करते हैं, उस पर से धूल हटाते हैं। वही हो गया है कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत थी, महान सांस्कृतिक विरासत, उस पर धूल चढ़ गई है। उसको साफ करना होगा, उसकी सफाई करनी होगी। यही काम स्वाध्याय और दादाजी ने किया है, करने की कोशिश की है, और हम जैसे लोग कोशिश कर रहे हैं कि धूल साफ करना है। सो भंगी का काम हमको उठाना पड़ेगा, सभी लोगों को स्कैवेंजर बन करके इस धूल को साफ करना पड़ेगा। और हम कौन, असलियत हमारी असली क्या है, हम कौन लोग हैं। आप गंगा को देखेंगे ना कलकत्ता में, तो उससे आचमन करने की भी इच्छा नहीं होगी, इतनी गंदी हो चुकी है वहाँ पे, यानी हम उससे मुंह भी धोना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन गंगा का सही स्वरूप देखना है तो 1000 किलोमीटर दूर ऋषिकेश जाइए, दूध जैसी गंगा। वैसे ही हमारी भारतीय संस्कृति है। बीच का 1000 साल का काला पीरियड छोड़ना पड़ेगा, 1000 साल पहले जाना पड़ेगा, और उसी के बेसिस पे सही मायने में पूरे विश्व में शांति खड़ी हो सकती है। मैं आई एम नॉट फंडामेंटलिस्ट, आई एम टोटली रैशनल। मैं बड़ी रैशनल थिंकिंग के साथ बोलता हूँ आपको कि इतनी जबरदस्त चीज कि वासुदेव कुटुंबकम की भावना, ये विचार हमारे पास हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे बड़ी बात कि वो इनर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है। आउटर ट्रांसफॉर्मेशन इज एन आउटकम। आप इनर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आउटकम उसका ये सब चीज़ें हो जाएगी अपने आप। और इतनी पावरफुल संस्कृति को लेकर के हम जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी हालत ऐसी कैसे है? हाँ, इतनी हालत कैसे, ये सोचने का विषय है। आपने बहुत बढ़िया कार्ड टच कर दी पवन भाई, एंड दैट हैज़ ब्रॉट सो मेनी थिंग्स फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि विश्व को मार्गदर्शन कर सके ऐसी संस्कृति है हमारी। मैं बिल्कुल, देयर इज नो इमोशन अटैच टू इट, इट इज कंप्लीटली रैशनल। जहाँ दलितों के बारे में, एक दलित के बारे में क्या कहें, हजार साल का जब ये कालीवर्ज प्रकरण खड़ा हुआ, आप जब पढ़ेंगे अपनी, मैं आज उसके बारे में बात करने नहीं आया, लेकिन नागोजी भट्ट, आई बिलीव, उन्होंने जो प्रायश्चित विधि लिखी 1100 में, उसके बाद से हमारे देश में दलितों की स्थिति खराब होती गई। तो मैं ये बोलूँगा कि 1000 साल से निगलेक्टेड सोसाइटी है ना, उसको निगलेक्ट किया गया, उसको दबाया गया, और उसको जबरदस्त रूप से इंफीरियर ठहराया गया बिकॉज उसकी जातीयता की वजह से। तो ये जातीय जो उसके अंदर इंफीरियरिटी खड़ी हुई है, ये आरक्षण से जाने वाली नहीं है,
ये समान अवसर देने से जाने वाली नहीं है। ये केवल अंदर के राम को जागृत करना पड़ेगा, उसके साथ सही रिश्ता बांधना पड़ेगा भातृत्व भाव का, तो ही ये जा सकता है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, बनी हुई घटना, कि 2 डॉक्टर गुजरात के, जो हमारे SC/ST कम्युनिटी से, जब उन्होंने बताया कि उनने जीवन में डॉक्टर बनना इसलिए स्वीकार किया था कि बड़ा होकर डॉक्टर बन के 10 सवर्णों को मारेंगे जहर का इंजेक्शन देके। इतनी खतरनाक रूप से जिस समाज सोसाइटी के अंदर जो भावना इतनी गहरी गई हुई है, उसका क्या आंसर हो सकता है? उसका आरक्षण आंसर नहीं हो सकता है, उसका इकोनॉमिकल लेवल पे उनको ऊपर उठाना आंसर नहीं हो सकता है। हमको उसको इमोशनल लेवल पे, वो भाव के भूखे हुए लोग, भाव के भूखे, उसको भाव देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हमको समझना पड़ेगी। आज उसका विषय नहीं है, नहीं तो ये क्या, ये बहुत वास्ट है दिस इज। और उसका मुझे गौरव है और इस बात का कि शांति है, समाधान है मेरे जीवन में खुद के, कि हम ईमानदारी से प्रैक्टिस कर रहे हैं इस बात का कि तू दूसरा नहीं है, तू छोटा नहीं है, तू मेरा भाई है। और उस नाते से कि जो खून मेरा जो शक्ति मेरा खून बनाती है, जो शक्ति मेरा जीवन चलाती है, जो मेरा खाया हुआ पचाती है, वही तेरे अंदर आकर के बैठी है। तो दिस इज फिनोमिनल एंड इट हैज़ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन देयर लाइफ। मैंने देखा है होते हुए, उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखा है कि केवल प्यार देने से आदमी बदल जाता है, केवल विचार देने से आदमी बदल सकता है। थॉट रूल्स द वर्ल्ड, ये बर्नार्ड शॉ का स्टेटमेंट है, और बर्ट्रैंड रसेल, दोनों में से किसी एक का। वो यहाँ मैंने साकारित होते हुए देखा है। नहीं तो ये चलता रहेगा, ये चलेगा, ये पॉलिटिकल इशू है, इसलिए यू नो। और क्या है कि जब आप खुद का ही सम्मान खुद नहीं करोगे, आज क्या हो गया है कि समाज ने, जिसके पास पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, पैसा नहीं, पावर नहीं, जाति नहीं, उसको छोटा ठहरा रखा। और स्वयं व्यक्ति ने, कि उसके पास पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, शिक्षा नहीं, जाति नहीं, यदि वो स्वर्ण नहीं, तो वो खुद भी ऐसा मान करके बैठ गया। ऐसे समाज में अस्मिता जागरण इज द ओनली आंसर, कि उसके जीवन के अंदर अस्मिता कैसी खड़ी की जाए, ब्रिलियंस कैसे लाया जाए, यू नो। तो उसका समाधान, हरिजन कितना बड़ा शब्द है ये गांधी जी का, लेकिन वो गाली बन गया है ना। उसको बदलना पड़ेगा हमको, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। अपने आप कुछ नहीं होने वाला है, उसके पास उठ कर के जाना पड़ेगा विवेकानंदी वृत्ति के साथ, तो ही बदलाव होगा, नहीं तो ये चलता रहेगा। So thank you so much guys. I think I went overboard and thank you everyone। नित्य नूतन वार्ता का जो भी बोर्ड मेंबर कमेटी मुझे इनवाइट करने के लिए, and hopefully I was able to share my personal journey in a formative form, जिसको आप देख सकें किस तरह से